उसी दिन आरएलपी ने जवानों के साथ मैदान में आने का निर्णय लिया। 2 दिन पहले पूरे राजस्थान के अंदर शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ, तमाम 33 जिला मुख्यालयों पे, और कल भी आंदोलन चला। बिहार से लेकर 13 राज्यों के अंदर आंदोलन चल रहा। कई जगह आंदोलन हिंसक हो गया। मैं उन नौजवानों से अपील करूंगा कि वो हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं करे। और कई नौजवान इसके अंदर आत्महत्या भी कर चुके हैं। उनको लग रहा है कि उनका भविष्य अंधकार में, क्योंकि लाखों रुपए डिफेंस के अंदर देने के बाद वो तैयारियां कर रहे हैं, घर वाले पैसे खर्च करते हैं, सैनिक बनाना चाहते हैं, मजबूत सैनिक जो देश की रक्षा के लिए लड़े। बच्चों को लगा कि हमारा भविष्य अंधकार में होगा तो बच्चे सुसाइड करें। मैं अपील करूंगा बच्चों से कि आत्महत्या जैसा भयावह कदम नहीं उठाएं। जिस तरह किसान आंदोलन में प्रधानमंत्री को झुकाया था, इस टीओडी के मामले के अंदर भी मैं देश की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि समय रहते इस फैसले को वापस ले ले, नहीं तो 2024 में मोदी जी को वापस आने का सपना चूर कर देंगे देश के जवान। पहले किसान को छेड़ा, अब उस जवान को छेड़ा जिन जवानों के दम पे मोदी जी सत्ता के शिखर पे बैठे और 2 बार प्रधानमंत्री बनने का उनका सपना पूरा हुआ। कोई बड़ा तीर नहीं मारा प्रधानमंत्री जी ने। 14 के अंदर जब सत्ता में आए तो बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि कम से कम हमारे सेना के जवान शहीद नहीं होंगे। हमारे अर्धसैनिक बल जिस तरह रोज कहीं माओवाद, कहीं नक्सलवाद, कहीं आंतरिक झगड़ों की वजह से हमारे सीआरपीएफ, बीएसएफ और जो दूसरे हमारे सीआईएसएफ के किसान के बेटे शहीद हो रहे हैं, मिलिट्री के जवान शहीद हो रहे हैं आतंकियों से मुठभेड़ के अंदर, चाहे जम्मू कश्मीर ले लो, चाहे दूसरे इलाके ले लो, चाहे हमारी सीमाएं चाहे चाइना और पाकिस्तान की लगती है। लेकिन 14 से लेकर आज तक 8 साल में मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि यूपीए के टाइम में जो शहादत होती थी उससे ज्यादा शहीद किसान के बेटे इस देश के अंदर 8 साल में शहीद हुए। मैं प्रधानमंत्री जी का एक भाषण सुन रहा था जब वो लोकसभा में कह रहे थे कि कोरोना हिंदुस्तान में नहीं आएगा, जैसे कोई भगवान हो, और कोरोना भी आया। और विश्व में सबसे ज्यादा अगर मौतों का रिकॉर्ड बना वो भारत के अंदर बना, जहां 50 लाख लोगों की मौत हो गई। 10 लाख तो सरकारी आंकड़े बता रहे, लेकिन 50 लाख से ज्यादा जवान किसान खत्म हुए। दिल्ली की सरकार पूरी तरीके से फैल रही और लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ के दिल्ली वाले अपने दूसरे कामों में लग गए। क्योंकि नोटबंदी के बाद जो जो निर्णय इन्होंने किए, विपक्ष को तो खत्म कर दिया, क्योंकि विपक्ष कोई है नहीं, इसलिए आराम से फुटबॉल खेल रहे हैं अकेले ही और गोल पे गोल दागे जा रहे हैं। अब सेना बची है तो सेना में 4 साल बाद जो आएगा वो अडानी अंबानी के अंदर वहाँ उसकी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी का आरक्षण रख देंगे। आज मुझे कोई कह रहा था कि अभी गृह मंत्री जी ने कहा कि 10% हम उसमें कर देंगे पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर। कैसे कर दोगे आप? पैरामिलिट्री फोर्स में तो ऑलरेडी जो मिलिट्री की 14, 15, 16, 20 साल की नौकरी करके आता है उन भूतपूर्व सैनिकों का ऑलरेडी आरक्षण होता है, वहां आप नहीं कर सकते। इससे आपने ये निर्णय गलत किया है। इस निर्णय से गृह युद्ध की स्थिति देश के अंदर पैदा हो सकती है। 4 साल जो वहां जाएगा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। कल मैं एक टीवी चैनल के ऊपर बैठा था तो 2-3 सेना के अधिकारियों को लाए जो मुझे लग रहा है बीजेपी माइंडेड होंगे। वो अलग ही इसकी गाथा बता रहे थे, लेकिन इसके अंदर में इसलिए आपका जाना जरूरी है कि जवान से जुड़ा मुद्दा है और समय रहते इसको हमने नहीं संभाला तो देश बर्बाद हो जाएगा। और ये नेता जब देश सुलग उठेगा, अभी तो बिहार के अंदर आग लगी, मैं राजस्थान के मेरे भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसा हिंसक प्रदर्शन नहीं करें। बहुत मेरे पे दबाव है जवानों का, पूरे देश के जवानों का, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश कि हनुमान जी आप सड़क पे निकलो। लेकिन मैं ऐसा नेता नहीं हूँ कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए कहीं आग लगाता घूमूं। आपने मेरे बड़े बड़े आंदोलन, बड़ी बड़ी रैलियां देखी जो राजस्थान के अंदर 5 से 7 लाख की थी, लेकिन कानून व्यवस्था को खत्म नहीं होने दिया। कानून का राज हमेशा रहा, कानून का सम्मान राजस्थान के नौजवानों ने किया। मैं फिर नौजवानों से अपील करूंगा, हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं करें, हमें लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ना है और दिल्ली की सरकार को झुकाना है। 4 साल के अंदर क्या होगा कि 4 साल में हर साल 50,000 के करीब सैनिक भर्ती होते हैं मिलिट्री के अंदर, पैरामिलिट्री फोर्स को छोड़ के मिलिट्री के अंदर। ये क्या करेंगे कि 4 साल में अगर आप ले लोगे, और ये हमारी ललकार का ही परिणाम था कि 21 साल की आयु को 23 साल कर दिया एक ही झटके में, और आज फिर बैठक बुलाई। मुझे लग रहा है कोई न कोई और निर्णय करेंगे और फिर धीरे धीरे जाते हुए कई लोगों की बलि लेने के बाद ये फिर बेक फुटवा जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है, पहले घुराते हैं और फिर
फिर मैदान से भाग जाते हैं। ये आदत रही दिल्ली की। 4 साल के अंदर जिन लोगों को आप मिलिट्री के अंदर भर्ती करोगे, वो 4 साल के अंदर जो जाएगा वो न तो कोई उसकी इस देश के प्रति कोई भावना होगी, वो ये चाहेगा कि मुझे तो 4 साल निकालने, वो अपने अधिकारियों का कहना नहीं मानेगा। अनुशासनहीनता होगी फौज के अंदर, और 25% जो परमानेंट होंगे वो अपने सूबेदार, कप्तान से, मेजर से लेके उनकी चमचागिरी में व्यस्त होंगे। भाई मुझे तो परमानेंट होना है, तो वो अपना काम निकालेगा। और 75% जो वापिस आएगा, न तो उसकी कोई पेंशन है न उसका कोई ठिकाना है। तो देश तो नक्सलवाद से सुलग रहा है। जो 75% बाहर आएगा वो 6 महीने की ट्रेनिंग करके हथियार चलाना उसको भी सिखाएंगे। जो बाहर आएगा वो नक्सलवादी हो जाएगा, नक्सल वाले उसको भर्ती कर लेंगे, गैंगवार की घटनाएं बढ़ेगी और देश सुलग उठेगा। और दूसरा, इसके पीछे एक बू हमें ये भी आ रही है कि जितनी भी रेजिमेंट है, मुझे लग रहा है कि रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी को रेजिमेंटों से प्रेम नहीं है। वो कई लोग गए थे कि साहब आई रेजिमेंट बनाओ, गुजर रेजिमेंट बनाओ। हमने भी पैरवी की कि आई रेजिमेंट होनी चाहिए, गुजर रेजिमेंट होनी चाहिए। तमाम उन जातियों की जो लड़ाकी मार्शल कौम है उनके नाम से रेजिमेंट होनी चाहिए, ताकि उनका एक स्लोगन होता है रेजिमेंट का। रेजिमेंट के अंदर ये तो उन्होंने कहा, जब वो गए तो उन्होंने कहा साहब रेजिमेंट की तो बात ही मत करो, मैं तो जो है वही खत्म कर रहा हूँ। ये अंदर की बात है। जब मैं सेना भर्ती को लेकर मैंने कई बार मामला उठाया और हम रक्षा मंत्री से मिले थे 7 राज्यों के डेलीगेशन के साथ, रक्षा मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया, 50 से ज्यादा लोग थे, कि हम जल्दी ही सेना भर्ती रैलियों का आयोजन करेंगे और 2 साल की छूट भी देंगे। और जब ये अग्निपथ और अग्निवीरों की बात आई, टीओडी आई, तो उसे लग गया कि सरकार कितनी दोगली है, अपने कथनी और करनी के अंदर कितना अंतर है सरकार के। सरकार रेजिमेंट खत्म करने की, मुझे लग रहा है कि रेजिमेंट खत्म करना चाहेगी। और रेजिमेंटों की क्यों आवश्यकता है इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि रेजिमेंट के अंदर जैसे सिख रेजिमेंट है, तो सिख रेजिमेंट का एक झंडा होता है और सिख रेजिमेंट का इतिहास है कि 62, 65, 71 और कारगिल की लड़ाई के अंदर सिख रेजिमेंट को जो दिया गया, सो बोले नियाल, सत श्री अकाल, ये